नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नए तेवर और नए कलेवर को लेकर नया सवेरा के इस बेहद खास अंक में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बा, मेरे साथ है मेरी सहयोगी भावना। बहुत बहुत धन्यवाद आंचल। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुप्रभात। अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें और साथ ही होगी फिल्म, साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्षों से जुड़ी कुछ कहानियां। आपको बताएंगे प्रमुख खबरें, जहां नई दिल्ली में शुरू होने जा रहा है सेना कमांडर सम्मेलन। साथ ही भारत वियतनाम का संयुक्त आयोग जो 18वां सम्मेलन है वो भी वियतनाम में हो रहा है, जहाँ डॉक्टर एस जयशंकर पहुंचे हुए हैं वियतनाम। बताएंगे इजराइल हमास संघर्ष के बारे में और साथ ही होगी खेल से जुड़ी तमाम खबरें। और नया सवेरा का अंक हम हर रोज शुरू करते हैं एक शुभ विचार के साथ आंचल, यानी कि सुभाषितम के साथ। तो आइए देखते हैं। नास्ति क्षमा समा माता, नास्ति कीर्ति समं धनम, नास्ति ज्ञान समो लाभो, न च धर्म समः पिता। तो इसका भावार्थ यही है कि क्षमा के समान कोई माता नहीं और ना ही कीर्ति के समान किसी भी प्रकार का कोई धन है। इसी तरह ज्ञान के समान कोई लाभ का दूसरा विषय नहीं हो सकता और ना ही धर्म के समान कोई पिता। तो इसी विचार के साथ आइए अब सीधे रुक कर लेते हैं एक बार सुर्खियों की तरफ। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन और प्रचार का काम जोरों पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तेलंगाना में 2 जनसभाएं। तेलंगाना सीएम भी करेंगे 2 जनसभाएं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की राजस्थान के 12 में रैली। पांच दिवसीय सेना कमांडर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में होगा शुरू। सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर होगी विशेष चर्चा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज वियतनाम के विदेश मंत्री बुई थान सोन के साथ भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 18वीं बैठक की करेंगे सह अध्यक्षता। आर्थिक, व्यापार और वैज्ञानिकी साथ ही साथ तकनीकी सहयोग पर होनी है चर्चा। इजराइल हमास युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र ने कहा, गजा में जमीनी युद्ध से पहले 10 लाख लोग हुए विस्थापित। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, गजा पर कब्जा करना इजराइल की होगी भूल, हमास के खात्मे को बताया जरूरी। खेल की खबरों में, आईसीसी विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच मुकाबला लखनऊ में आज। दोनों टीमों की पहली जीत पर नजर। कल भारी उलटफेर में अफगानिस्तान ने मौजूदा चैंपियन इंग्लैंड को 59 रन से धीमा दिया। तो नया सवेरा में जानते हैं सबसे पहले देश भर से जुड़ी कुछ खास खबरें। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार को रफ्तार देनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज व्यस्त चुनावी कार्यक्रम रहने वाला है। राजनाथ सिंह तेलंगाना के हजूराबाद और महेश्वरम निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा करेंगे। वे यहां चुनावी सभाओं को भी संबोधित करेंगे। वहीं बीआरएस प्रमुख और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव प्रदेश के जनगांव और भुवनागिरी में सार्वजनिक रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी मिजोरम की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। वे प्रदेश में चुनावी कार्यक्रमों में शामिल होंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यात्रा का शुभारंभ करेंगे। साथ ही वे राजस्थान के 12 से पार्टी के आधिकारिक चुनावी अभियान की भी शुरुआत करेंगे। और बात अब छत्तीसगढ़ की, जहां के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह आज राजानंद गांव में अपने नामांकन को दाखिल करने वाले हैं।
इस दौरान रमन सिंह के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहने वाले हैं। रमन सिंह के नामांकन के लिए पार्टी ने जोरदार तैयारियां की हैं। राजनांदगांव के स्टेट स्कूल मैदान में आम सभा आयोजित की गई, जिसे गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण के तहत 7 नवंबर को वोटिंग होनी है, जबकि दूसरे चरण की वोटिंग 17 नवंबर को है। पहले फेज में 20 सीटों पर मतदान है, जिसमें बस्तर संभाग के अलावा राजनांदगांव और उसके आसपास की सीटें भी शामिल हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उदयपुर के दौरे पर रहेंगे। वे यहां उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग के पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात कर उनसे चर्चा करेंगे। अलग अलग 2 सत्रों में वे राज्य विधानसभा में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए मंत्र प्रदान करेंगे। जानकारी के अनुसार भाजपा अध्यक्ष नड्डा 2 चरणों में उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग के पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। पहला सत्र सुबह 10 बजे शुरू होगा, जिसमें उदयपुर शहर, देहात, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ जिला के पार्टी पदाधिकारियों की बैठक होगी। वहीं दूसरा चरण दोपहर 12 बजे शुरू होगा, जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद जिले के पदाधिकारियों से मुलाकात वो करेंगे। इधर नड्डा की यात्रा से पहले ही रविवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी उदयपुर पहुंच गए हैं। और इसी बड़ी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, तो चुनावी शंखनाद हो चुका है और इसीलिए तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने अपनी कमर कस ली है। भाजपा भी रैलियों के साथ चुनावी मैदान में कूद गई है। किस तरह की तैयारी आप देखते हैं इस बार? देखिए, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, हम देख रहे हैं राजनीतिक दलों की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस की तरफ से अब एक तरह से चुनाव अभियान तेज किया जा रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अब आज हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव में रमन सिंह, जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो नामांकन दाखिल करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे और एक जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे। तो छत्तीसगढ़ में जो नामांकन की प्रक्रिया, हम कह सकते हैं कि उस पर राजनीतिक दलों का जोर है। मध्य प्रदेश को लेकर कांग्रेस की सूची पहली आ चुकी है। हम देख रहे हैं कि जहां तक उम्मीदवारों के नाम के ऐलान का सवाल है, भाजपा ने काफी बढ़त ली है। मध्य प्रदेश के तमाम नामों का ऐलान पहले ही कर दिया गया था। चुनाव के ऐलान से पहले ही पहली सूची आ गई थी, उसके बाद दूसरी सूची और तीसरी सूची भी आई, जबकि कांग्रेस पहली सूची ही जारी कर पाई है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं कि नामांकन को लेकर राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं और आज तो छत्तीसगढ़ में एक बड़ा नामांकन भाजपा की तरफ से होना है। वही राजस्थान में बीजेपी बहुत जोर दे रही है। हमने देखा पिछले 1 महीनों में तमाम केंद्रीय नेताओं के दौरे रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दौरे पर जा रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह लगातार दौरे कर रहे हैं और हमने देखा चुनाव के ऐलान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी कई महत्वपूर्ण दौरे हुए राजस्थान को लेकर। तो अब जब चुनाव का ऐलान हो चुका है, रणनीति के लिहाज से चूंकि अलग अलग राज्यों के प्रभारी बीजेपी ने बनाए हैं, वो किस तरह से कहाँ जनसभा होनी है। छत्तीसगढ़ में परिवर्तन यात्रा संपन्न हो चुकी है, इसके साथ ही साथ राजस्थान में परिवर्तन यात्राओं का 2 चरण संपन्न हो चुका है। मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा तकरीबन सभी विधानसभा से होकर गुजर चुकी है, फिर गुजरने वाली है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरा अभियान इस बात पर फोकस है कि विधानसभा वार तक पहुंचा जाए, कोई भी विधानसभा छूटा न रहे। और बीजेपी इसीलिए अपने न केवल राष्ट्रीय नेताओं की पूरी टीम उतरी हुई है चुनाव वाले राज्यों में, बल्कि प्रदेश स्तर के नेता और साथ ही साथ संभाग स्तर पर जिम्मेदारी भी दी गई है। और यही वजह है कि हम चुनाव प्रभारी या राज्य प्रभारी को देख रहे हैं कि लगातार वो उस राज्य में बने हुए हैं। दिल्ली अब उनका आना जाना बहुत कम हुआ है। केंद्रीय चुनाव समिति की जब बैठक होगी तब जरूर संबंधित राज्य के नेता दिल्ली आएंगे, लेकिन चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, बीजेपी के जो राज्य स्तर के नेता हैं लगातार अब चुनाव प्रचार और रणनीतियां बनाने में जुटे हुए हैं। और हम देख रहे हैं कि राष्ट्रीय नेता जब भी जाते हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, तो उनके साथ एक रणनीतिक बैठक भी होती है। और वैसे भी जब तीनों राज्यों की एक तरह से कहें सूची में तमाम नाम आ चुके हैं, मध्य प्रदेश में तो बहुत नाम आ चुके हैं, छत्तीसगढ़ में भी पहली जो सूची आई थी उसके बाद हमने देखा दूसरी आई, तो काफी नामों का ऐलान किया जा चुका है। और राजस्थान में भी पहली सूची 41 उम्मीदवारों की बीजेपी आज जारी कर चुकी है पहले ही। तो अब बीजेपी का पूरा जोर चुनाव प्रचार पर रहेगा, चूंकि तमाम उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है। इस बीच हम सब जानते हैं कि बहुत चर्चा है कि सांसदों को चुनाव मैदान में जो उतारा गया है, राजस्थान से 7 सांसद और कुल मिलाकर देखें तो 18 सांसद बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारे हैं।
जी शैलेंद्र, जैसा कि आपने कहा कि सांसदों को उतारा गया है अब विधानसभा के चुनाव के इन इलेक्शंस के लिए, क्या ये समझा जाए जिस तरीके से सभी पार्टियां अपनी रणनीति बना रही हैं और चुनावी बिगुल बच चुका है, क्या इसको 2024 जनरल इलेक्शन का सेमीफाइनल माना जा सकता है? क्योंकि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जनसभाओं को सुना, वो लगातार 5 विधानसभा चुनाव राज्यों में गए हैं और उन्होंने तमाम वायदे करे हैं, सभी पार्टियां वायदे कर रही हैं, तो क्या इसको 2024 जनरल इलेक्शन का सेमीफाइनल माना जा सकता है? भावना, एक बात तो जरूर है कि जब ठीक लोकसभा चुनाव से पहले इन 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं तो इनके नतीजों का एक मनोवैज्ञानिक असर उस राजनीतिक दल के स्थिति पर पड़ेगा। अगर वो चुनाव ज्यादा राज्यों में जीतती है तो ज्यादा मजबूती से या सकारात्मक सोच के साथ चुनाव मैदान में जाएगी। हालांकि हमने देखा कि 2004 की अगर बात करें, जब उस वक्त तत्कालीन एनडीए सरकार थी और तब हमने देखा था कि राज्यों में धुआंधार जीत हासिल हुई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में उतनी सफलता हासिल नहीं हुई थी। तो ऐसा हर जब लोकसभा चुनाव आता है तब उसके पहले के चुनाव को सेमीफाइनल करार दिया जाता है। मीडिया में इस तरह की एक चर्चा रहती है, लेकिन ये निश्चित तौर पर है कि जब लोकसभा चुनाव के ठीक पहले उस साल किसी राज्य में विधानसभा चुनाव होता है तो राजनीतिक दल पूरी ताकत लगाते हैं, इसलिए कि वो मनोवैज्ञानिक बढ़त ले पाए और जनता के बीच एक संदेश दे पाए कि देखिए उनका जो जनाधार है वो मजबूत हो रहा है, जनता का समर्थन हासिल हो रहा है। शैलेंद्र, आप तो इतने सारे इलेक्शंस को कवर कर चुके हैं और खास तौर पर अगर देखा जाए इस बार के जो ये 5 राज्य हैं, तो जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है वो वहां पर ज्यादा आंकड़ों के साथ वापस आना चाहिए और जिन राज्यों में नहीं है वहां पर जीत का सेहरा अपने सर बांधने की पूरी कोशिश करेगी। ऐसे में किस तरह की रणनीति में आप बदलाव देख पा रहे हैं? जैसे कि जब डेट्स अनाउंस नहीं हुए थे उससे पहले ही मध्य प्रदेश के लिए 2 सूचियां जारी की थी भाजपा ने, जो वो कभी नहीं करती है। देखिए, रणनीति में एक जो अहम बदलाव है कि जो दिग्गज हैं, चाहे वो राज्य की राजनीति में सक्रिय केंद्रीय नेता हों, जो मंत्री रहे हों या सांसद रहे हों, उनको चुनाव मैदान में उतारा गया। और मध्य प्रदेश ही नहीं, राजस्थान में हमने देखा कि ये काम बीजेपी ने किया है, जिससे कि एक माहौल बनाया जा सके। जब केंद्रीय मंत्री या कोई बड़ा दिग्गज चुनाव लड़ता है तो उसका असर आसपास की सीटों पर पड़ता है। पहले मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर बीजेपी 2 दशकों से तकरीबन सत्ता में है, तो ऐसे में बीजेपी जरूर चाहेगी कि कुछ मजबूत चेहरे चुनाव लड़े और वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। और बीजेपी की पूरी कोशिश होगी कि सत्ता का ये सफर जारी रहे चुनाव के बाद। राजस्थान में बीजेपी सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। गहलोत सरकार के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया गया है। लाल डायरी जिस तरह से सामने आई, कथित तौर पर बीजेपी ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। गुटबाजी कांग्रेस में जो दिखी एक समय में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच, उसको बड़ा मुद्दा बनाया। कानून व्यवस्था को लेकर हमने देखा कि बहुत घेरे में रही अशोक गहलोत सरकार, बीजेपी ने उसको बड़ा मुद्दा बनाया। छत्तीसगढ़ में भी आप देखें कि बीजेपी लगातार भूपेश बघेल सरकार पर निशाना साधती रही है। अब तेलंगाना अगर आप देखें तो वहाँ टीआरएस की के चंद्रशेखर राव की सरकार है। हाल ही में बीजेपी ने एक बहुत बड़ा आंदोलन वहां पर किया था, जब बीजेपी की तरफ से संजय बंदी वहां के प्रदेश अध्यक्ष थे। जी किशन रेड्डी अब जब प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तो तमाम अभियानों को आगे बढ़ा रहे हैं। चंद्रशेखर राव के खिलाफ, केसीआर के खिलाफ बीजेपी वहां सत्ता में आने के लिए संघर्ष कर रही है। तो अलग अलग राज्यों की स्थितियां हैं। मिजोरम में भी कुछ गठबंधन के सहयोगियों के साथ हम देख रहे हैं कि प्रमुख राजनीतिक दल चुनाव मैदान में जा रहे हैं, लेकिन मोटे तौर पर कोशिश यही है कि बढ़िया से बढ़िया प्रदर्शन हो, इसके लिए पूरी ताकत लगाई जाए, कोई कोर कसर न छोड़ी जाए। राज्यवार उसके लिए पार्टी ने रणनीति बनाई है। बीजेपी ने खासतौर पर कांग्रेस की जो सूची आई है उससे लगता है कि वो बीजेपी ने जो सांसदों को उतारने का जो फार्मूला अपनाया था, कांग्रेस भी उसे एक तरह से थोड़ा सा अपनाती हुई दिख रही है। दिग्गज नेता उतारे जा रहे हैं। कमलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। कमलनाथ जो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं मध्य प्रदेश। तो चुनावी समर में जिस तरह से चुनावी प्रचार जोरों पर है, अब जब इन तमाम उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी तो फैसला जनता जनार्दन के हाथ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर संसद में सवाल पूछने के बदले पैसे और उपहार लेने का आरोप लगाया है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर मामले की जांच की मांग की है। निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया है कि संसद में सवाल पूछने के बदले में महुआ मोइत्रा और व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी के बीच पैसों और उपहारों का आदान प्रदान हुआ। भाजपा सांसद ने जांच के लिए समिति गठित करने की मांग की है। उन्होंने महुआ मोइत्रा को सदन से तत्काल निलंबित करने की भी मांग की है।
और वक्त नया सवेरा में हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप देखते रहिए टीटी न्यूज़। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। समझकर इन्वेस्ट कर। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर, थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर, थिंक आईआईटी, मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। ब्रेक के बाद नया सवेरा में आप सभी का स्वागत है और खबरों के सिलसिले को अब आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं सेना कमांडर्स के सम्मेलन की, जो कि आज से नई दिल्ली में शुरू होने वाला है। ये शीर्ष स्तरीय द्विवार्षिक कार्यक्रम वैचारिक आधार पर विचार विमर्श के लिए भारतीय सेना को महत्वपूर्ण नीतिगत जो निर्णय है उसकी सुविधा प्रदान करने के लिए एक संस्थागत मंच है। 5 दिवसीय सम्मेलन के दौरान सेना कमांडर और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी पहले दिन वर्चुअल माध्यम से मिलेंगे। इसके बाद विचार विमर्श हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि शेष जो नेतृत्व है वो भारतीय सेना की परिचालन तैयारियों की समीक्षा के अलावा वर्तमान और उभरते हुए सुरक्षा परिदृश्यों पर विचार और मंथन करेगा। कमांडरों का सम्मेलन अपने व्यापक क्षेत्र के साथ ये सुनिश्चित करता है कि भारतीय सेना प्रगतिशील, अग्रगामी, अनुकूलित और भविष्य के लिए तैयार रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बुधवार को सेना कमांडर्स के सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे और वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी भी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर अजय कुमार सूद भी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने जैसे विषय पर अपना व्याख्यान देंगे। और अब बात करते हैं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की वियतनाम यात्रा की। डॉक्टर एस जयशंकर वियतनाम की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। एस जयशंकर आज अपने वियतनामी समकक्ष बुई थान सोन के साथ आर्थिक, व्यापारिक और वैज्ञानिक साथ ही तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 18वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। अपने दौरे के दौरान वह द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। रविवार को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वियतनाम के बाक निन में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया। इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का राजधानी हनोई में वियतनाम के विदेश मंत्री बुई थान सोन ने उनका पारंपरिक रूप से स्वागत किया। वियतनाम पहुंचकर विदेश मंत्री ने ऐतिहासिक ट्रान क्वोक पगोड़ा का दौरा भी किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल का दौरा करने वाले हैं और इस दौरान वे कोलकाता के सियालदाह में दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन भी करेंगे। ये पंडाल राम मंदिर की थीम पर बना है। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा त्यौहार है और अमित शाह ने पहले भी उत्सव के दौरान राज्य का दौरा किया था। और इससे पहले कल गृह मंत्री अमित शाह ने नवरात्रि के पहले दिन गुजरात के गांधीनगर के मानसा में बहुचर माता मंदिर में पूजा अर्चना की। अमित शाह ने मानसा में मंदिर में अपने पूरे परिवार के साथ आरती में हिस्सा लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को त्योहार की शुरुआत में भी शुभकामनाएं दी थीं। और गृह मंत्री अमित शाह की यात्रा को लेकर कोलकाता से संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं मौसमी बंदोपाध्याय। मौसमी, सुप्रभात। तो आज अमित शाह कोलकाता की यात्रा पर हैं और एक जो पंडाल है उसका उद्घाटन करने वाले हैं। दुर्गा पूजा और कोलकाता यानी कि विशिष्ट संबंध है दोनों का और कोलकाता में दुर्गा पूजा की अलग ही तैयारियां होती हैं। और ये जो पंडाल है उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी पहले कि कितना भव्य ये पंडाल है और गृह मंत्री अमित शाह इसका उद्घाटन करने वाले हैं, तो क्या तैयारियाँ हैं? भावना, आप जानते हैं पश्चिम बंगाल का जो सबसे बड़ा उत्सव है, सबसे बड़ा जो फेस्टिवल है वो है हमारा दुर्गा पूजा, दुर्गोत्सव।
हम सब मिलते हैं इसमें, कोई भेदाभेद नहीं है। ये जो सेंट्रल कोलकाता को शियालदा एरिया में ये संतोष मित्र स्क्वायर का आज जब पूजा का गृह मंत्री आएंगे उद्घाटन के लिए, इसका जो पंडाल है वो राम मंदिर पर है। अगर आप कलकत्ता में राम मंदिर देखने चाहेंगे तो आप जरूर कलकत्ता आइए, क्योंकि ये पंडाल बहुत दिनों से, लगभग 2-3 महीना लगता है ये पंडाल बनाने के लिए। बहुत सारे वर्कर मिलकर ये पंडाल बनाया है। आज दोपहर में जब हम वहाँ पे पहुंचेंगे, जब गृह मंत्री आएंगे इसका उद्घाटन के लिए, हम हमारा दर्शक को पूरा पंडाल और आपको भी दिखा सकते हैं। आप जानते हैं जी 2021 में यूनेस्को जो इंटेंजिबल हेरिटेज का तकमा मिला है ये कलकत्ता का पूजा का, तो सिर्फ देश से ही नहीं विदेश से ही बहुत सारे लोग आते हैं कलकत्ता का पूजा देखने के लिए। हमारा सभी दर्शकों को साथ भावना और अंचल, आपको भी कलकत्ता में पूजा के लिए स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया मौसमी आपका, आपने इतने प्यार से हमें वहाँ बुलाया। ज़रूर कभी वक्त मिलेगा तो हम बिल्कुल आएंगे। और क्योंकि हम जब कोलकाता की बात करते हैं और दुर्गा पूजा की, इसमें उन तमाम कारीगरों का नाम आना भी बहुत ज़रूरी है। किस तरह से जो तमाम कारीगर हैं जिन्होंने इस पंडाल की तैयारी बहुत वक्त पहले से शुरू कर दी थी, उसके बारे में कुछ बताइए कि किस तरह से इस राम मंदिर की थीम, या फिर कहें कि इस बार कोलकाता में दुर्गा पूजा में जो तमाम माँ को जिस आव भगत के साथ बुलाया गया है, उनके बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे। अब जानते हैं अंचल, ये यहाँ का जो पूजा है, हम उसका जो थीम होता है, मूल भावना होता है, वो इतना यूनिक होता है। बहुत सारे बड़ा पूजा है कलकत्ता में, एक एक पूजा, ये जो पूजा कमेटी है ये लोग हर एक साल लगा देते थे पिछले बार पूजा का क्या थीम होगा। और ये जो कारीगर है, जो आर्टिस्ट है, जो शिल्पी है, ये बहुत दूर से यहाँ पे आते हैं। 2-3 महीना तो लग जाते हैं एक पंडाल बनाने के लिए। और इसका जो बहुत खूबियां है, अगर आप ये एक बार यहाँ पे आएंगे तो आपको पता चलेगा कलकत्ता का पूजा क्या होते हैं। मौसमी, पूजा के बारे में हमने बात की, लेकिन वहाँ पर जो तमाम ये पंडाल हैं और ख़ास तौर पर जिसका उद्घाटन आज अमित शाह भी करने वाले हैं, इसमें आपके पास खाने की अलग अलग बहुत सारे व्यंजन और वैरायटीज़ होती हैं। हम चाहते हैं कि आप, क्योंकि वहाँ मौजूद हैं, हम दिल्ली के स्टूडियो में हैं, हम चाहते हैं कि टेलीपैथी के ज़रिए आप हमें बताएं कि किस तरह का जो खान पान, जो व्यंजन है, उसकी तैयारी इन तमाम पंडालों में किस तरह से की गई है। आप पहले बताइए किस तरह के खाना आप पसंद करते हैं? गोलगप्पा पसंद है आपको? आप हमें पुचका खिलाइए। हमारे यहाँ गोलगप्पा है, आपके यहाँ पुचका। हाँ, हमारा फुचका हाँ। अब आप दोनों को हम बता रहे हैं जितना सारा खाना हो सकता है। हाँ, यहाँ आप सब मिल जाएगा कलकत्ता का पूजा पंडाल में। आप एक बार आके तो देखिए। बिल्कुल, आप खाने के भी साथ को आपको मिल जाएगा, खाने को साथ को आपको मिल जाएगा। बिल्कुल मौसमी, तो आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है। आपको नवरात्र की शुभकामनाएं और सभी दर्शकों को शुभकामनाएं। फिलहाल इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत अहम और बहुत ही रोचक तरीके से मौसमी बता रही थी कि जहाँ एक तरफ हमें दुर्गा पूजा के तमाम पंडालों में माँ दुर्गा की मूर्ति है, लेकिन वहाँ पर एक राम मंदिर थीम का भी आज पंडाल जो है उसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। काफ़ी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का है। देखते रहिए टीजी न्यूज़। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर, थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर, थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो।
ब्रेक के बाद नया सवेरा में आप सभी का स्वागत है और अब बात करते हैं बदलते मौसम के मिजाज की। मौसम विभाग ने केरल के कोलम, पथानामथिट्टा, अलापुझा और इडुक्की जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और बहुत तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। लक्षद्वीप के अलावा राज्य के अन्य सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। केरल और लक्षद्वीप में 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। मछुआरों को सलाह दी गई है कि वे केरल और लक्षद्वीप के तटों के पास समुद्र में ना जाएं। बात कर रहे थे हम उत्तरी सिक्किम की, जहां आई बाढ़ के बाद भारतीय सेना और एनडीआरएफ की टीम बचाव अभियान में जुटी हुई है। चलाए गए अभियान में भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर के जवानों ने राबोम में फंसे 245 लोगों को बचाया। त्रिशक्ति कोर के जवानों ने उत्तरी सिक्किम में आई बाढ़ के बाद कटे गांवों से संपर्क जोड़ने के लिए अभियान चलाया। मौसम की खराब स्थिति के बावजूद भारतीय सेना के जवानों ने 24 घंटे तक अभियान चलाया। उन्होंने करीब 14.8 किलोमीटर का रास्ता बनाया और कुंदन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के 97 श्रमिकों सहित 80 से 100 स्थानीय लोगों को भी बचाया है। सैनिकों ने गांव में एक हेलीपैड भी बनाया, साथ ही लोगों को सहायता भी मुहैया करवाई। अधिकारियों के अनुसार भारतीय वायुसेना ने चिनूक और MI-17 V5 हेलीकॉप्टर सिक्किम के बाढ़ प्रभावित इलाकों में अभियान जारी रखे हुए हैं और राहत प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए 200 से अधिक कर्मियों को शामिल किया गया है। वहीं गुजरात के सुंदरनगर में एक यात्री बस हादसे का शिकार हो गई है। बस के पलट जाने से उसमें सवार 30 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं। हादसे की सूचना मिलने पर विधायक जगदीश मकवाना ने अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की। खबर अब बिहार से है, जहां के मुजफ्फरपुर के दर्दनाक हादसे की अब बात करते हैं। सड़क हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हुई। घटना सकरा थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार को बचाने में अनियंत्रित बस ने यात्रियों से भरे एक ऑटो को टक्कर मारी। हादसे में ऑटो में सवार 4 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई है। घटना से गुस्साए लोगों ने मुजफ्फरपुर समस्तीपुर नेशनल हाईवे 28 को जाम कर दिया। स्थानीय लोगों ने बताया टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए। और अब खबर पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के नक्सलबाड़ी बाजार में कल शाम आग लग गई। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 6 गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची। आग लगने की वजह से फिलहाल पता नहीं चल सका है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा सहित संसद से निलंबित किए जा चुके आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। राज्यसभा के अनिश्चितकाल के लिए जो निलंबन है उसके खिलाफ दायर राघव चड्ढा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। वहीं पवन खेड़ा की प्रधानमंत्री के खिलाफ की गई टिप्पणी के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपराधिक मामला रद्द करने की खेड़ा की याचिका खारिज कर दी। जस्टिस BR गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ खेड़ा की याचिका पर सुनवाई करेगी। पहले ये सुनवाई 13 अक्टूबर को होनी थी। आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री के दिवंगत पिता पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप पवन खेड़ा पर है। आइए जानते हैं कि श्रीलंका की नौसेना ने क्या कहा है कि उसके जल क्षेत्र में कथित तौर पर अवैध शिकार करने के आरोप में 27 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि मछुआरों को कल पूर्वोत्तर के मन्नार के तट और उत्तर में डेल्फ्ट और कच्चातिवु द्वीपों से गिरफ्तार किया गया है। श्रीलंकाई नौसेना ने 2 भारतीय ट्रॉलरों को भी पकड़ लिया है जो मन्नार के पास द्वीप के जल में बन रहे, जिनमें 15 भारतीय मछुआरे सवार थे, जबकि 12 मछुआरों के साथ 3 भारतीय ट्रॉलरों को डेल्फ्ट और कच्चातिवु द्वीप के पास पकड़ लिया गया है। और अब बात शारदीय नवरात्र की, जिसका दूसरा दिन है आज और इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की देवी हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से जीवन के हर समस्या का निवारण होता है और विद्यार्थियों के लिए माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा बहुत फलदायी मानी जाती है। नवरात्र के दूसरे दिन आज देश भर के मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंचे।
दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में आज सुबह आरती की गई। और गुजरात में नवरात्रोत्सव के दौरान सूरत जिला क्रिकेट एसोसिएशन ने साइकिल गरबा का आयोजन किया है ना ये नायाब। लोगों में गरबे की धूम देखने को मिली। काफी संख्या में लोगों ने इसमें शिरकत की और साइकिल गरबा किया। उठाते हैं अपनी साइकिल, चलते हैं गुजरात इस गरबे के लिए। काफी अनूठा आयोजन था ये। और बुलेटिन में आंचल फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खेल और एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरें होंगी, साथ ही अखबारों की सुर्खियों पर भी नजर डालेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अर्जुन, एग्जाम्स में you made us really proud. अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों, लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे। मतलब? पापा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। हमारे साथ अभी जुड़े हैं, एक बार उनके लिए फिर से डालते हैं सुर्खियों पर नजर। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन और प्रचार का काम जोरों पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तेलंगाना में 2 जनसभाएं, तेलंगाना सीएम भी करेंगे 2 जनसभाएं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की राजस्थान के बारां में रैली। पांच दिवसीय सेना कमांडर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में होगा शुरू। सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर होगी विशेष चर्चा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज वियतनाम के विदेश मंत्री बोई थान सोन के साथ भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 18वीं बैठक की करेंगे सह अध्यक्षता। आर्थिक व्यापार और वैज्ञानिकी तथा तकनीकी सहयोग पर होनी है चर्चा। इजराइल हमास युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र का बड़ा बयान। गजा में जमीनी युद्ध से पहले 10 लाख लोग हुए विस्थापित। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, गजा पर कब्जा करना इजराइल की होगी भूल। हमास के खात्मे को बताया जरूरी। आईसीसी विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच मुकाबला लखनऊ में आज। दोनों टीमों की पहली जीत पर नजर। कल भारी उलटफेर में अफगानिस्तान ने मौजूदा चैंपियन इंग्लैंड को 69 रन से दी मात। और अब वक्त तो चला है हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों का। और अखबारों में क्या है, इसे जानने के लिए चलते हैं संध्या के पास। संध्या, अखबारों की दुनिया से क्या कुछ समेट कर लाई हैं आप हमारे दर्शकों के लिए आज?
जी आंचल, आज हम समेट कर लाए हैं देश, दुनिया, राजनीति, बाजार, व्यापार, अर्थ जगत और डिजिटल भारत से जुड़ी हुई खबरों को। शुरुआत कर लेते हैं नवभारत टाइम्स की हेडलाइन के साथ। आज इजराइल युद्ध को लेकर के नवभारत टाइम्स ने अपनी हेडलाइन बनाई है, इजराइल ट्रिपल अटैक को तैयार, डर के साए में गाजा। जी हां, आपको बता दें कि इजराइल सेना की तरफ से गाजा सीमा पर लगभग 10,000 जवानों की तैनाती कर दी गई है और इसे आज सभी अखबारों ने हेडलाइन के साथ लिया है। नवभारत टाइम्स ने भी इसे हेडलाइन बनाया है। अगली खबर है राजनीति से जुड़ी हुई। आगामी 5 राज्यों में जो चुनाव होने हैं उसे लेकर के कल कांग्रेस ने भी अपनी पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। और इस खबर को आज पंजाब केसरी ने ये बताते हुए लिखा है कि मध्य प्रदेश की जो पहली सूची जारी की गई है, जिसमें 144 प्रत्याशियों की घोषणा की गई है, उसमें छिंदवाड़ा से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को टिकट दिया गया है। साथ ही ये भी बताया है कि लगभग 26% ओबीसी उम्मीदवार इस सूची में शामिल किए गए हैं। अगली खबर है अंतरिक्ष से जुड़ी हुई। जी हां, जिसे हरिभूमि ने आज अपने पहले पेज पर लिया है। आदित्य L1 के प्रक्षेपण के बाद अब इसरो 21 अक्टूबर को गगनयान मिशन की पहली टेस्ट फ्लाइट की शुरुआत करेगा। और आपको बता दें कि एक के बाद एक ये टेस्ट होंगे और इसमें से जो शुरुआती उड़ान होगी उसमें ये जो शुरुआती अभियान होगा ये मानव रहित होगा, लेकिन इसके बाद में इसमें मानव भी होंगे, जिसमें महिला और पुरुष को शामिल किया जाएगा। और एक और खबर की बात कर लेते हैं जो कि दैनिक जागरण अखबार के अर्थ जागरण पृष्ठ पर ली गई है। जी हां, हम सभी जानते हैं कि भारत डिजिटल रूप में किस तरह से आगे बढ़ रहा है और विश्व पटल पर अपनी पहचान बना रहा है। और इसी में अब एक और कदम आगे बढ़ाते हुए आरबीआई ने हैकाथॉन के जरिए नई तकनीक को चुना है, जिसके माध्यम से अब दृष्टिहीनों के लिए भी आसान बनाई जाएगी बैंकिंग और डिजिटल रुपए का इस्तेमाल जो है वो इंटरनेट के बगैर भी किया जा सकेगा। इस खबर को आज प्रमुखता के साथ अर्थ जागरण ने लिया है। अगली खबर की बात कर लेते हैं तो कल शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है और माना जाता है कि श्राद्ध पक्ष के बाद से जब से नवरात्र शुरू होते हैं तो आगामी त्योहारों का सीजन भी शुरू हो जाता है। तो हिंदुस्तान अखबार ने आज बाजारों से जुड़ी हुई इस सकारात्मक खबर को, एक अच्छी खबर को लिया है, जिसके बाद व्यापारियों के, बाजार के और खरीदारों के चेहरे खिले हुए नजर आए हैं। आंकड़ों के साथ इस खबर को लिया गया है। बताया है कि सामान्य दिनों के मुकाबले 30% से अधिक कारोबार हुआ है। और अगली खबर है सरकार से जुड़ी हुई। जी हां, जिसे जनसत्ता अखबार ने पहले पेज पर लिया है और बताया है कि बासमती निर्यातकों को अब राहत मिल सकती है। आपको बता दें कि सरकार निर्यात के लिए दर तय को कम करने पर कर रही है विचार। 25 अगस्त को बासमती चावल के निर्यात के लिए $1200 प्रति टन की दर तय की गई थी और इस पर अब पुनर्विचार किया जा रहा है। और चलते चलते बात कर लेते हैं राष्ट्रीय सहारा के मार्केट पेज पर ली गई खबर के साथ। जो पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र है वो 1 साल में शुरू हो जाएगा। कल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी और बताया कि ऐसे संयंत्रों के लिए $10 अरब का प्रोत्साहन कोष तैयार किया गया है और उम्मीद है कि जल्द ही भारत में सेमीकंडक्टर संयंत्र जो है इसकी शुरुआत हो जाएगी। तो ये है आज के अखबारों की अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई वो तमाम खबरें जो आम व्यक्ति से, देश दुनिया से सरोकार रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद संध्या, दैनिक अखबारों में छपी प्रमुख खबरों को हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और आइए अब देखते हैं दुनिया भर से जुड़ी कुछ खास खबरें। बात उत्तरी गजा की, जहां इजराइल सेना जमीनी युद्ध के लिए तैयार है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कल एक बार फिर हमास को खत्म करने की बात दोहराई। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि लगातार इजरायली बमबारी और हमास कमांडर्स को निशाना बनाकर जमीनी हमले की चेतावनी के बाद पिछले सप्ताह गाजा पट्टी में 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए। इस बीच इजराइल ने गजावासियों से दक्षिण का क्षेत्र भी खाली करने का आग्रह किया। इस बीच हमास ने लोगों से इजराइल के संदेश को नजरअंदाज करने के लिए कहा है। इस बीच राजनयिक प्रयासों के तहत हमास नियंत्रित पट्टी में मिस्र से सटी नियंत्रित सीमा को फिर से खोलने पर चर्चा जारी है।
उधर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा है कि अगर इजराइल एक बार फिर से गजा पर कब्जा करना चाहता है तो ये उसकी बड़ी भूल होगी। बाइडेन ने कहा कि हमास का खात्मा ज़रूरी है, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि हमास फिलिस्तीनी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने उम्मीद जताई है कि इजराइल युद्ध के नियमों के तहत आगे की कार्रवाई करेगा। साथ ही उन्होंने ईरान के कदम पर कहा कि ईरान सीमा पार कर युद्ध को बढ़ाने का काम ना करे। साथ ही अमेरिकी सेना की तैनाती पर उन्होंने कहा कि उन्हें ये ज़रूरी नहीं लगता है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वेस्ट बैंक के जो फिलिस्तीनी प्रशासन के अध्यक्ष हैं महमूद अब्बास उनके साथ भी बात की। इजराइल हमास के चल रहे युद्ध के बीच बाइडेन ने गजा में नागरिकों को मानवीय आपूर्ति प्रदान करने की इच्छा जताई। बाइडेन ने कहा कि वे गाजा में मानवीय आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र में सभी भागीदारों के साथ लगातार काम कर रहे हैं। वहीं महमूद अब्बास ने कहा कि हमास की गतिविधियां फिलिस्तीनियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की है। बातचीत के दौरान अमेरिकी सैन्य समर्थन और नागरिकों की सुरक्षा के बारे में चर्चा की गई। बाइडेन ने सभी देशों से आतंकवादी संगठन के रूप में हमास की निंदा करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हमास फिलिस्तीनी लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज एक बार फिर इजराइल पहुंचेंगे। ब्लिंकन इस समय अरब देशों के दौरे पर हैं। जॉर्डन, बहरीन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और मिस्र का दौरा कर रहे हैं। काहिरा से रवाना होने से पहले उन्होंने कहा कि हर कोई इजराइल और फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के बीच संघर्ष को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के साथ एक बैठक में विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने गजा में नागरिकों को नुकसान से दूर रखने के तरीकों और क्षेत्र में फंसे अमेरिकी नागरिकों को बाहर निकालने के तरीकों पर भी चर्चा की है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों के साथ मारे गए इजरायलियों के परिवार वालों से मुलाकात की है। रिजनों से बात कर पीएम ने उन्हें सांत्वना दी। पीड़ित परिजनों के समूह ने बैठक के बाद कहा कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कसम खाई है कि जल्द से जल्द वे हमारे अपनों को हमसे मिलवाएंगे। उनकी जल्द वापसी कराई जाएगी। इजराइल से सभी देश अपने नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाल रहे हैं। इसी कड़ी में यूक्रेन ने 200 से अधिक नागरिकों को इजराइल से बाहर निकाला। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि 200 से अधिक यूक्रेनियंस, जिनमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे थे, उन्हें इजराइल से निकालकर रोमानिया ले जाया गया है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि कम से कम 260 यूक्रेनियन अभी भी गजा पट्टी में हैं। 155 लोगों को इजराइल से बाहर ले जाने के लिए एक और उड़ान की योजना बनाई गई थी। यूक्रेनी मानवाधिकार लोकपाल दिमित्री लुबिनेट्स ने कहा कि यूक्रेनी नागरिकों को गजा से निकालने की अनुमति नहीं दिए जाने के बाद यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने इजराइल को विरोध का एक नोट भेजा। और बढ़ते हैं अब अगली खबरों की ओर। दुनिया भर में आज विश्व खाद्य दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य दुनिया में भुखमरी की समस्या से निपटना और दुनिया को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है। इस साल विश्व खाद्य दिवस की थीम है जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे ना छोड़ें। 1981 में पहले विश्व खाद्य दिवस से दुनिया भर के देशों में इस दिवस को मनाने की एक परंपरा रही है। बात कारोबार जगत की फटाफट अंदाज में। रेल मंत्रालय अपने उपक्रम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए नया मॉडल बनाने पर विचार कर रहा है। मौजूदा व्यवस्था के तहत रेलवे को 18% जीएसटी के तौर पर देने पड़ते हैं करीब 5,000 करोड़। अडानी समूह ने अपने बंदरगाह कार्गो की क्षमता 2030 तक 4 गुना बढ़ाने के लिए 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई है। समूह की योजना दुनिया की सबसे बड़ी बंदरगाह कंपनी बनाने की है। पिछले साल दिसंबर में शुरू हुए केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के खुदरा खंड का परीक्षण काफी धीमी गति से चल रहा है। हालांकि
आरबीआई ने इस साल के अंत तक 10 लाख लेन देन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। और अब वक्त हो चला है खेल जगत की खबरों को देखने का। आईसीसी विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया का सामना श्रीलंका से लखनऊ में होना है। दोनों टीमों की नजर प्रतियोगिता में अपनी पहली जीत पर। कल आईसीसी विश्व कप में खेले गए मुकाबले में अफगानिस्तान ने मौजूदा विश्व चैंपियन इंग्लैंड को 69 रन से हराया। पोलैंड के ह्यूबर्ट हुरकास ने शंघाई मास्टर्स का खिताब किया अपने नाम। 3 सेट तक चले इस मैच में हुरकास ने आंद्रे रुबलेव को 6-3, 3-6, 7-6 से हराया। अमेरिका की जेसिका पेगुला ने कोरिया ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। पेगुला ने चीन की युई युआन को 6-2, 6-3 के सीधे सेट से शिकस्त दी। स्पेन की फुटबॉल टीम ने यूरो 2024 के लिए क्वालिफाई कर लिया। टीम ने कामयाबी नॉर्वे की टीम को 1-0 से शिकस्त देकर हासिल की। यूरो 2024 के क्वालिफाइंग मुकाबले में वेल्स की टीम ने क्रोएशिया को 2-1 से हराकर यूरो 2024 के लिए क्वालिफाई करने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है। खबरें ग्लैमर वर्ल्ड की फटाफट अंदाज में। बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल सुपरहिट फिल्म पुष्पा के मेकर्स के साथ फिल्म में काम करते हुए नजर आ सकते हैं। देशभक्ति पर आधारित हो सकती है ये फिल्म। अभिनेत्री कंगना रनौत की आगामी फिल्म तेजस का पहला गाना हुआ रिलीज। आगामी 27 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही है ये फिल्म। नानी और मृणाल ठाकुर की फिल्म हाय पापा का टीजर हुआ रिलीज। निर्देशक शोयुर्फ की पहली फिल्म हाय पापा 7 दिसंबर को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। गायक और अभिनेता गिप्पी गरेवाल की आगामी पंजाबी फिल्म मौजा ही मौजा आगामी 20 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। फिल्म का निर्देशन समीर कांग ने किया है। फिल्म तारे ज़मीं पर अपनी पहचान बनाने वाले दर्शील सफारी की आगामी फिल्म हुक्कुस बुक्कुस का टीजर हुआ रिलीज। 3 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है ये फिल्म। बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की आगामी फिल्म सिंघम अगेन से उनका फर्स्ट लुक रिलीज हो गया है। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में होंगे अजय देवगन। और अब बात आपकी सेहत से जुड़ी हुई। और रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज वर्ल्ड स्पाइन डे है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य शरीर में स्पाइन यानी कि रीढ़ की हड्डी के महत्व को बताना है। साथ ही रीढ़ की हड्डी से जुड़ी कई तरह की समस्याओं को लेकर लोगों के बीच जागरूकता भी फैलाना है। रीढ़ की समस्याएं काफी लोगों को प्रभावित करती हैं। रीढ़ हमारे शरीर का महत्वपूर्ण भाग है जो गर्दन से लेकर कमर तक होती है। रीढ़ वर्टिब्रे, डिस्क, फैसेट जॉइंट्स, मसल्स और लिगामेंट्स से मिलकर बनती है। कभी कभी अचानक चोट लगने से या किसी अन्य कारण से वर्टिब्रे या डिस्क अपनी जगह से खिसक जाते हैं। इसके अलावा कई अन्य कारण हैं जिनसे रीढ़ की हड्डी को क्षति हो सकती है। गलत तरीके से बैठकर काम करना, गलत पोस्चर, कई रोग, रीढ़ की हड्डी की चोट, रीढ़ का टूटना या डिस्क का खिसकना, ऐसे कारण रीढ़ में समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। आज विश्व स्पाइन दिवस है और इस साल के दिवस का थीम एवरी स्पाइन काउंट्स है। कमर का दर्द विश्व भर में सबसे आम कारण है डिसेबिलिटी का। कमर का दर्द जो कि रीढ़ की हड्डी की बीमारियों का लक्षण है, वो इतना आम इसलिए हो गया है और महामारी की तरह इसलिए फैल रहा है क्योंकि
हमारी जीवन शैली ज़्यादा आसीन हो गई है, यानी कि सेडेंट्री हो गई है, और हमारे पोस्चर्स अक्सर ठीक नहीं रहते। रीढ़ की हड्डी की बीमारियों के बहुत दुष्परिणाम हो सकते हैं, जैसे कि अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी किसी व्यक्ति में होती है तो शरीर का वो हिस्सा चोट के नीचे पूरी तरह से पैरालाइज हो सकता है। शुरुआती अवस्था में लक्षण गर्दन, पीठ या कमर में दर्द, हाथ या पैर का सुन्न होना इस स्थिति से उत्पन्न हो सकते हैं। रीढ़ की हड्डी से होकर जाने वाली तंत्रिका या नस को प्रभावित होने पर रीढ़ की हड्डी का रोग हो सकता है। रीढ़ की हड्डी का रोग होने पर उसके लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। रीढ़ की हड्डी में किसी भी तरह की समस्या हो तो उसका उचित इलाज करवाएं। रीढ़ की हड्डी की बीमारियों से आसानी से बचा जा सकता है अगर हम अपनी जीवन शैली में कुछ जनरल कंडीशनिंग एक्सरसाइज रखें और पोस्चर्स ठीक रखें। इसके अलावा हम स्पाइन की चोटों से बच सकते हैं अगर हम कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉलो करें, ट्रैफिक में ड्राइव करते हुए या ऊंचाई पे काम करते हुए या स्पोर्ट्स खेलते हुए। रीढ़ में दर्द या कोई अन्य लक्षण होने पर विशेषज्ञ को अवश्य दिखाएं। नियमित व्यायाम और सही पोषण रीढ़ को लचीला और मजबूत बनाए रखने में सहायक है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और आइए बात करते हैं आज के योग सूत्र से जुड़ी हुई। तो नियमित रूप से योग क्रियाएं स्वास्थ्य के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती हैं हम ये जानते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ खान पान की कुछ आदतें भी निसंदेह महत्वपूर्ण हैं। आइए आज से आप ये अब जान लेते हैं कि योग और भोजन दोनों ही विषयों पर आधारित योग सूत्र की नई कड़ी किस तरफ इशारा कर रही है। नमस्ते, मैं मनीजा। आज हम योग करेंगे पीसीओडी की समस्या के लिए। जिन महिलाओं को ये समस्या होती है उनकी ओवरीज के जो एग है वो मैच्योर नहीं हो पाते बल्कि एक सिस्ट का रूप ले लेते हैं। ऐसी महिलाओं को काफी परेशानियां होती है। आप घर पर ही पीसीओडी की समस्या को कंट्रोल में ला सकते हैं। पहला आसन है पश्चिम उत्तनासन। पश्चिमोत्तानासन करने के लिए दोनों पैरों को सीधा रखेंगे, दोनों हाथों को थाइस पे धीरे से सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। आप जितना नीचे जा सकते हैं उतना जाइए। ये एक बहुत ही अच्छा आसन है। इससे पेट पर काफी प्रेशर होता है जिससे हमारी एब्डोमिनल ऑर्गन्स को एक मसाज मिलती है। हमारी सारी पोस्टीरियर मसल्स काफी अच्छे से स्ट्रेच होती है। दूसरा आसन है चक्की आसन। ये एक बहुत असरदार आसन है। चक्की आसन के लिए दोनों पैरों में जितना हो सके उतना अंतर लेंगे। दोनों हाथों को स्ट्रेच करके उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे। एक पैर से दूसरी पैर तक बड़ा सर्कल बनाएंगे। ये आप दोनों तरफ से 5 या 10 बार कर सकते हैं। आइए अब हम कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जानते हैं गुरुमा हंसाजी योगेंद्र से। नमस्कार। पीसीओडी की शिकायत में इंसुलिन का स्तर बढ़ जाता है महिलाओं के शरीर में, इसलिए ज़रूरी है कि मैदा की चीज़ें, रेडीमेड प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें ना खाएं। उसकी जगह फल खाएं, 1 गिलास दूध ज़रूर पिएं। स्नान करते वक्त ध्यान दें कि हम हिप बात करें कि जहाँ पानी में बैठकर और अश्विनी मुद्रा उसके साथ की जाए। ये जब सब करेंगे साथ में तो पीसीओडी की शिकायत मिट जाएगी। नमस्कार। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मैं क्या जी, सब जानते हैं जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों? लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे।
आपके गारंटेड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे। मतलब पापा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटेड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा, हाँ। समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद आप सभी का नया सवेरा में स्वागत है और अब वक्त हो चला है मौसम के मिजाज को जानने का। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तर भारत के पंजाब में रुक रुक कर बारिश से मौसम का जो रुख है वो बदल गया। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद। वहीं आज उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी बारिश की संभावना। साथ ही साथ हल्की ठिठुरन भी मौसम में महसूस की जा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार कल तक पश्चिम भारत में बारिश होने के आसार। दक्षिण भारत के जो कुछ हिस्से हैं जिसमें त्रिवेंद्रम, चैथला और केरल, वहां पर बारिश दर्ज की गई है और केरल में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं तमिलनाडु में पिछले 24 घंटों में 37 सेंटीमीटर बारिश हुई है। तो ये तो था तमाम शहरों का तापमान आंचल। और फिलहाल नया सवेरा के इस अंक में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको दिखाते हैं अयोध्या की रामलीला की कुछ झलकियां। आप इन दृश्यों का लुत्फ उठाइए। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नया सवेरा